तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को गुड आफ्टरनून। और उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न संख्या 3 तक तो लगा ही चुके होंगे और चौथे पर ज़रूर प्रयास किए होंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने चल रहे हैं और इसको देखते हैं। अगर किसी ने लगाया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाया है तो थोड़ा सा इसको देखिए। हम इसमें आपको विस्तृत तरीका भी बताते हैं और ये भी बताएंगे, अगर किसी कंपटीशन में आ गया, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में गए, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में गए और ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसका शॉर्टकट तरीके से कैसे हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसा हम कल बताए थे कि जो है समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा हम विभिन्न वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी देखिए, सबसे पहले ये दिया गया है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में देख लीजिए, ये लिखा है दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इससे तभी आप ज्ञात कर सकते हैं, इसको तभी आप ज्ञात कर सकते हैं जब क्लास 11th में आप अच्छे तरीके से इसको पढ़े हो। अगर मान लीजिए आप लोगों में से कोई नहीं पढ़ा है या जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई नहीं पढ़ा है, तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्थित तरीके से बताते हैं। सबसे पहली बात तो देख लीजिए, दीर्घवृत्त का जो चित्र बनता है 2 टाइप से बनता है। एक दीर्घवृत्त का चित्र ऐसे बनता है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, x डैश y डैश। इसमें देखिए एक इस टाइप का बनता है, ऐसे बनता है, ए ऐसे। ठीक, अब इसमें देखिए ए माना जाता है, ए डैश माना जाता है। ये हमारा सेंटर होता है या मूल बिंदु होता है, वो होता है, यही दीर्घवृत्त ये बनता है। दूसरा दीर्घवृत्त ऐसे बनता है, इनको भी आप देखते चलिए। इसमें छोटा सा थोड़ा सा आकार इसका बना रहे हैं, आप देखते चलिए और इसको अच्छे से बताते हैं, तभी दीर्घवृत्त के सवाल लगेंगे। कई क्वेश्चन आपको दीर्घवृत्त के मिलेंगे। दूसरा हमारा इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ए देखिए, ए होता है और ए डैश होता है, ऊपर बी होता है, बी डैश होता है। इसमें भी ऊपर बी होता है और बी डैश होता है। बहुत अच्छे तरीके से आप देखते चलिए। अब देखिए, यहाँ ओ से ए की दूरी जो होती है वो स्मॉल ए से व्यक्त किया जाता है, और ओ से ए डैश की दूरी भी स्मॉल ए ही होता है। जितनी दूरी इधर उतनी दूरी इधर भी होगी। एक तरफ आप देख लीजिए, दूसरी तरफ दिमाग से बैठा लीजिए। ऊपर देखिए बी है, यहाँ बी होता है, ऐसे इसमें भी है, ए है और ये क्या है, बी है। कोई दिक्कत यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इनके सूत्रों को अच्छे से आप समझिए। देखिए, यहाँ चित्र देखने से आप बताइए कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। ए बड़ा है। और यहाँ चित्र देखने से बताइए, ए लंबाई में ज़्यादा है कि ए ज़्यादा है कि बी ज़्यादा है, बी ज़्यादा है। देखिए, दीर्घवृत्त का एक ही समीकरण होता है। दीर्घवृत्त का समीकरण यही होता है, x² / a² + y² / b² = 1। और इसके लिए भी वही सूत्र होगा, वही समीकरण होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें हम लिखेंगे a बड़ा है और b छोटा है, a > b। आगे बात समझ में। इसमें क्या है, b बड़ा है, b > a। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब आप समझिए, जब a बड़ा होगा और b छोटा होगा तो a इस आकार में इस तरीके से बनाओगे, b पर चपटा रहेगा और a पर फैल कर रहेगा, माने x अक्ष पर क्या रहेगा, फैल कर रहेगा। y अक्ष पर ऐसे थोड़ा सा दबा रहेगा और x अक्ष पर क्या रहेगा, फैल कर रहेगा। ऐसा कब करेंगे, जब a बड़ा होगा b छोटा होगा। a बड़ा हो गया तो b छोटा ऑलरेडी हो गया। अच्छा, जब देखिए b बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई में y अक्ष पर लेंगे और x अक्ष पर इसको थोड़ा सा चिपटा करके बनाएंगे, दबा हुआ रहेगा। आगे बात समझ में। तो a और b के बड़े और छोटे होने से ही पता चलता है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, x² के नीचे a² होता है, y² के नीचे b²। तो यही बात आपके दिमाग में बैठाना है, और ये भी बैठाना पड़ेगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है, a। बात समझ में आया। ए कहाँ होता है, ए x² के नीचे समीकरण में होता है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, b। समझ में आ गया। अगर देखिए, हम ऐसे एक समीकरण को, जैसे ये समीकरण दिया गया है, एकदम क्लियर कर दिया गया है, a² है भैया जी, ये क्या है, a² है, और a क्या है,
बी स्क्वायर है। यहाँ ए स्क्वायर का मान बड़ा है और बी स्क्वायर का मान छोटा है, इसका मतलब ए का मान बड़ा होगा और बी का मान छोटा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 और बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 3। तो ए बड़ा है और बी छोटा है, तो कौन सा चित्र बनेगा, ए वाला कि ए वाला, ऊपर वाला चित्र बनेगा। समझ में आया, एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखिए, अगर हम इस समीकरण के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछे तो बता सकते हो, ए इक्वल टू 4 है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 4, और बी इक्वल टू कितना है 3 है, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 3। तो दीर्घवृत्त में ऐसे आपको समझना है, हर चित्र में ऐसे समझना है और इसको हमको जानना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब हम सवाल को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। यही जब कभी दीर्घवृत्त का समीकरण ऐसे रहे, ऐसे देख लो, इसी प्रारूप में होता है, इस प्रारूप में कोई भी समीकरण रहेगा तो दीर्घवृत्त का रहेगा। कल हम लोग परवलय का पढ़ रहे थे। तो भैया यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं। इसको इरेज कर दें कि नोट करना है, इरेज कर दे रहे हैं। आप वीडियो में देख लीजिएगा, ज़रूर समझिएगा। अब हम आगे चलते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा गुलाब जल मार दें, ठीक है। हाँ, यहाँ भी हम इसको मार दे रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, सुनिए। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इन्होंने कहा इससे घिरे, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, सबसे पहला चीज़ तो इनका चित्र आप बनाओगे। ऐसे समझ गए, ए स्क्वायर का मान ज़्यादा है, बी स्क्वायर का मान कम है, तो ए का मान ज़्यादा होगा और बी का मान कम होगा। यहाँ आप ए स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हैं 16 और ए इक्वल टू 4। इसी प्रकार बी स्क्वायर इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमको फिगर बनाना चाहिए और फिगर थोड़ा सा अच्छे से समझिए, सबको समझ में आएगा। आप ऐसे समीकरण देखकर बना सकते। इधर देखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सही बताइए, नहीं वीडियो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, एक्स हो गया, ए एक्स डैश, ए वाई डैश, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन इसका तो आप लोग जानते हैं, निर्देशांक 0,0 होता है। अब हम जान गए, इसको देखने से हम समझ गए कि इस आकार में बनेगा, इस शेप में बनेगा, इस शेप में। इसको कहते हैं एक्स अक्ष को सिमेट्रिक किया हुआ है। समझ में आ गया, जब एक्स अक्ष पर लंबाई लिया रहता है। आ गया बात समझ में। अब यहाँ पर भैया ये बहुत अच्छे तरीके से हम बता दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा ये तो गड़बड़ कर दिए यार, चलिए सही है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हम इसको क्या मान लेते हैं, बिंदु ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, और ए हमारा ओ हो गया और ए हमारा क्या हो गया बी। अब यहाँ से आप समझ सकते हो इसकी लंबाई कितना हुआ 4 बता सकते हो, और आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी हुई 3। हमको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसानी से इसको चाहे एक्स अक्ष से ज्ञात कर लीजिए, चाहे वाई अक्ष पर, जो पट्टी बनाते थे चाहे एक्स अक्ष पर बना के ज्ञात कर लीजिए, चाहे वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष चूँकि सीधा देखने में लगता है तो कहिए एक्स अक्ष से ज्ञात करके दिखा दें, नहीं तो जैसा आप कहिए वैसा हम करके दिखा देते हैं। तो इसमें देखिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहली बात तो एक चीज़ देखिए, इसमें कुल 4 पार्ट है, 1 2 3 4। बात समझ में आ गया। तो अब आप समीकरण जब देख रहे हैं, इसको समीकरण आपका यही है, एक्स स्क्वायर अपान कितना हो गया 16 और प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। देखिए वीडियो में आ रहा है, नहीं आ रहा, हम नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में जो हम लिख रहे हैं वो आना चाहिए, हमारे देखने नहीं, हमारी शिक्षक पद्धति को केवल आप देखिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1, ये चीज़ है, आ रहा है। तो ये चीज़ देखिए, हम क्या बोलने वाले थे यहाँ। अब इसमें देखिए 4 पार्ट बने हुए हैं, तो हम केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी एक पार्ट का ज्ञात कर सकते हो, जैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो
और 1 का ज्ञात करोगे, 4 का गुणा कर दोगे तो चारों का आ जाएगा। क्यों चारों का आएगा? अब इसमें देखिए जो ये समीकरण लिखा गया है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगर x के स्थान पर -x लिखो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जब x के स्थान पर -x लिखोगे तो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट किसके होगा? y एक्सिस के होगा। मतलब y एक्स के जो दाहिने तरफ होगा वही बाईं तरफ होगा। बात समझ में आया? इसका ज्ञात किए तो ये भी यही हो जाएगा। आगे बात समझे, हमने कहा दिया 10 इकाई हुआ, 1 मिनट के लिए 10 वर्ग इकाई हमने मान लिया इसका क्षेत्रफल हुआ, तो इसके माने 10 वर्ग इकाई ये भी हो गया। अब देखो, अब आप y के स्थान पर -y रख दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, मतलब x अक्ष के ऊपर जो होगा वही x अक्ष के नीचे होगा। मतलब ऊपर 10 है तो नीचे 10, ऊपर 10 है, चारों इक्वल हो गए कि नहीं? कहने का मतलब 1 का ज्ञात करोगे और 4 का गुणा कर दोगे तो चारों कहाँ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें हमको ये देखना होगा कि भाई आपको लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक ज्ञात करें। बात समझ में आया? तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका देखिए, इसका निर्देशांक आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0,3 लिख सकते हैं कि नहीं? या इसका निर्देशांक क्या लिख सकते हैं? 4,0, 0,4 नहीं, 4,0 x अक्ष पर है। x अक्ष पर पहले y अक्ष से दूरी 4, फिर x अक्ष से दूरी 0, इतनी बात है। आप चाहो तो यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो, ऊपर की ना सहायता लो तब भी कर सकते हो। बात समझ में आया? अब आप चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बात समझ में आया कि नहीं? देखो x अक्ष पर है तो x लिमिट में जो है लोअर और अपर लिमिट के लिए x का मान लिया जाएगा। समझ में आया? जब y अक्ष पर हम लोग रहते हैं तो y का लेते हैं, तो यहाँ पर आप x से मतलब रखिए x = 0 और x अक्ष पर है x, तो 0 से 4। बात समझ में आया? या 0 से 4 यहाँ से भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े आराम से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया? एक ऐसी पतली पट्टी बना दीजिए। अब हरदम पट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी दिमाग से आप समझ लीजिए। जब x अक्ष को बेस मान रहे हो तो y × dx होगा। समझ में आया? क्योंकि dx होगा ये y होगा। तो यहाँ पर अभी इसका क्षेत्रफल बड़े आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एरिया = और ऊपर लिख दे रहे हैं, एरिया = कहाँ से लेकर कहाँ तक भैया? 0 से ले, चाहे यहाँ 0 से x 4 कर दो, चाहे यहाँ 0 से 4 कर दो, x लेंगे, ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से 0 से 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से 4 और y × dx। अच्छा एक चीज, ये तो केवल इतने का आपने बताया, चारों का ज्ञात करना है ना, पूरा ज्ञात करना है। इसमें तो बोला नहीं प्रथम चतुर्थांश में केवल रही है, तो 4 का यहाँ बाहर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब इसके आगे हम बता रहे हैं, आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए 4 लिख दिए, 0 to 4 लिख दिए, y का मान आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकालोगे कैसे? y² / 9 = 1 - x² / 16 हो गया। सही हमने लगाया। अब देखिए y² = 9 और इनको इधर भी सॉल्व कर लीजिए, 16 - x² / 16, ये चीज़ कर दिए। अब वर्ग को पक्षांतर करोगे, वर्गमूल बनेगा, तो ये 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, इसके नीचे रख दीजिए √16 - x² हो गया कि नहीं? तो बहुत आसानी से आप यहाँ आसान से लिख लीजिए, y का मान यही भर दीजिए 3/4, y का मान √16 - x² क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। अब 3/4 को आप बाहर कर लीजिए। अब देखिए 4 कटने के लिए तैयार भी है। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ लक्षण सही दिखाई दे रहे हैं हमको। तो 0 to 4, अब √4 सुनिए पहले, 4 का स्क्वायर - x² और dx। अब यहाँ पर देखिए a² - x² का यहाँ फार्मूला दिखाई दे रहा। हम a² - x² का फार्मूला आपको बता रहे हैं, पहले 4 काट दीजिए। अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद भी होना चाहिए। इसको देखिए √a² - x² की तरह ये है कि नहीं है? तो ये देखिए फार्मूला लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/2x, याद होगा। फिर यही चीज़ यह लिख देते हैं, यही चीज़ लिख देते हैं, सेम यही चीज़ √a² - x² प्लस 1/2 a² लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a²
और फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही चीज़ होता है। प्लस सी भी लगता है तो निश्चित समाकलन है, इसमें सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, क्योंकि साइन इनवर्स का जब फार्मूला पढ़े होगे तो वहाँ भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो उसी तरीके से कुछ थोड़ा सा इमेजिन करिए, उसी तरीके से ये भी दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में। अब इसको देखिए, यहाँ पर सेम चीज़ें हम लोग यहाँ इनका समाकलन कर लेते हैं। 3 लिख दिए। अब जैसे इनका लिखे तो ऐसे लिखोगे, 3 लिख लिए, और इनको हम ऐसे बॉक्स ब्रैकेट में लिख दिए, 1/2 लिख दिए, एक्स लिख दिए, एक्स की जगह एक्स है। फिर हमने क्या कर दिया, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर है, तो ए की जगह पर क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। जैसे यहाँ ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर लिखे तो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं लिखोगे। और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई कितना लिखेंगे, ए की जगह पर 4 लिखेंगे, और इधर क्या कर देंगे, 0 to 4 लगा देंगे। बात समझ में आ गया। अब इनको बहुत आसानी से हम हल कर लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले इस सब जगह पर क्या लगाओगे, लोअर लिमिट लगाओगे, क्या लगाओगे, सॉरी अपर लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट लगाओगे। जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ अपर लिमिट भर दो। तो यहाँ अगर देखो, ध्यान से देखो, एक्स के स्थान पर अगर 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये पार्ट तो 0 आ जाना है, समझ में आ गया। ये पार्ट क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। अब दूसरी तरीके देखिए, 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, इंटू, और 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 4/4। आगे बात समझ में। अब देखिए माइनस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने 4 रखा, 4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा। और इसको 1/2 रख दिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4/4 हो गया। अब इसको देखिए, फिर माइनस लगा के यहाँ 0 रखेंगे, और फिर ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम कर रहे हैं, डायरेक्ट अंदर माइनस बदल जाएगा। आप लोग इंटरमीडिएट में, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर रखोगे तो -1/2। अच्छा, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जब 0 होगा तो 4 में 0 से भाग दोगे, 0 आएगा, और साइन 0 का मान 0, अर्थात ये भी मान कुल क्या हो जाने वाला है, 0। बात समझ में आया। आप अपने तरीके से रखकर मान देख सकते हैं, निश्चित समाकलन पीछे पढ़े होंगे। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 2 8 16। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको देखते जाएं, ये 4 कट गया तो कितना हो गया, यहाँ पर साइन इनवर्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स, यहाँ इनवर्स है, यहाँ भी इनवर्स होना चाहिए। तो ये हो गया 8 साइन इनवर्स 1 हो गया, कुछ और तो नहीं बचा, 3। अब इंटू 8, अब साइन इनवर्स 1 हो गया। अब जानते हैं साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 का मान, साइन π/2 का मान। बस रख दीजिए, साइन इनवर्स और साइन कट जाता है, ऐसे काटते नहीं हैं, लेकिन काट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। अब इसको आप गुणा कर सकते हैं, 3 8 π/2। तो देखो 2 चौक 8, 4 तिहाई 12 पाई, वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो गया। हमको नहीं लगता है कि कोई कठिन है। ये तो आपका जो हुआ, ये तो मान लीजिए परीक्षा में ऐसे दे दिया, तब तो आप तुरंत कर ले जाओगे, ऐसे करेंगे ऐसे, और समय लगेगा। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर किसी कंपटीशन में आप बैठे और तब आ जाए तो पता चलेगा आप ऐसे रचते रह जाओगे। तो उसका सबका एक टेक्निक होता है भैया, शॉर्टकट तरीका भी होता है। आप पढ़ते जाइए, आप लोग भी हमारे वीडियो पर बने रहिए, अच्छे अच्छे तरीके, एक से बढ़कर एक तरीके आप लोगों को बताते जाएंगे। आप लोग पढ़ ही रहे हैं, देखते जाइए, ठीक। यहाँ इसको क्या करते हैं, जब देखो इस कोई दीर्घवृत्त रहे और उसका क्षेत्रफल पूछे, दीर्घवृत्त रहे और उसका क्षेत्रफल पूछे, ऐसे दे दे और कह दे इसका क्षेत्रफल बताइए, तो उसका सूत्र एक शॉर्टकट तरीका याद के लिए, पाई इंटू ए बी। अब देखिए पाई, ए का मान कितना आपने रखा, 4, और बी का मान कितना रखा, 4 तिहाई 12 पाई। देखिए आपने इतना बड़ा हल करके लाया, हम एक झटके में इतना बड़ा हल कर दिए, नहीं आया समझ में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सेम ऐसे सवाल है, आप डायरेक्ट एक झटके में उसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, आप लोग देखिए उसका कितना आंसर होगा,
6 पाई, बहुत सही। तो आप उसको घर पर करिएगा, इसी तरीके से इसको भी करिएगा। हम इसके आगे के सवाल आपको बताते हैं, ठीक। ऐसे आपको बीच बीच में और ज़्यादा हम आपको टेक्निक और अच्छे अच्छे तरीके से बताते जाएंगे। जैसे मान लीजिए CUET एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो कैसे करेंगे, वहाँ बड़े सवालों को बहुत छोटे में बहुत अच्छे टेक्निक से हमको करना होता है। बात समझ में आ गया? तो इसको लगाइए आप लोग, इसको उतार लीजिए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है प्रथम चतुर्थांश में। ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखिए, प्रथम चतुर्थांश इन्होंने कहा, मतलब हमको प्रथम चतुर्थांश के अंदर ही लगता है ज्ञात करना है। में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x = √3y, यौम x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उन्होंने एरिया को बाउंडेड किया है। बाउंडेड किससे किससे किया है? प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। एक बाउंडेशन तो ये बताया, दूसरा चीज़ ये सर्कल का है, सर्किल वृत्त का समीकरण है, ये भी बताया, और ये रेखा का समीकरण है। जब x और y पर 1 की घात होते हैं तो रेखा का समीकरण होता है। तो ये रेखा का समीकरण है, एवं x अक्ष से घिरे, x अक्ष से घिरा होना चाहिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ गया बात समझ में? तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो एक चीज़ देखिए, x = √3y है। देखिए रेखा का एक समीकरण होता है y = mx, इस टाइप से होता है। तो y = mx हम कैसे खींचते हैं, इसको खींचने का थोड़ा सा हम पीछे पढ़ लेते हैं। जो कक्षा 11 का सूत्र विषय वस्तु है आपको बताया जा चुका है। y = mx जब खींचा जाता है तो ये मूल बिंदु से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? मूल बिंदु से होकर जाता है, एकदम सीधी रेखा है मूल बिंदु से, यही y = mx होता है। आगे बात समझ में? तो x = √3y को क्या y = mx के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। दूसरा चीज़ ये देखिए, वृत्त का समीकरण होता है। जब इस टाइप से होता है x² + y² = a², तो इसका चित्र ऐसे बनता है। ऐसे एक सर्किल बना लिया जाता है और एक केंद्र इसका होता है a, और a जो है, ये जो a² है, a इसका रेडियस हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडियस, त्रिज्या हो जाता है। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माने 2 होगा। भाई 4 है तो 2 होगा। देखिए यहाँ a² होना चाहिए, तब a बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2। तो हम इन्हीं वृत्त को, इसी वृत्त को बनाते हैं और दोनों, अब यहाँ पर 2 फिगर आपको बनाना है और उनके बीच का ज्ञात करना है। अभी आप जो पढ़े, या तो परवलय पढ़े या तो दीर्घवृत्त पढ़े, हालांकि उसमें भी रेखा का समीकरण आता था। चलिए अब धीरे धीरे टेक्निकल होता जा रहा है और देखते जाइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सुनिए, अब देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ से हम ऐसे खींचे, ऐसे, और यहाँ एक सर्किल हम बना लिए। ये x है, x' है, ये y है, y' है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब इसी से हम एक सर्किल बना लिए। इसको सीखते जाइए, आप इसको पूरा मान लीजिए सर्किल हो गया। अगर कुछ कमी पड़ रही है तो उसको मन की आंखों से बराबर कर लीजिएगा। बात समझ में आया? क्योंकि अगर बराबर करेंगे तो समय ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए, अब हमने ऐसे बना लिया। अब देखिए इसका ए दिया है, इसको हमने खींच लिया। मतलब इसको अगर हम साल में लिखें तो यहाँ पर देखिए x² + y² = 4 दिया है, और इसको आप क्या लिख सकते थे? x² + y² = 2 का स्क्वायर। तो 2 हमारा क्या है? रेडियस है, r है। तो यहाँ इसकी त्रिज्या r 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। कोई दिक्कत? अब दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, x = √3y है। दूसरे समीकरण को देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और x = √3y है। अब यहाँ y देखिए क्या हो जाएगा? 1/√3x = y, या y = 1/√3x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। समझ में आया? तो y = mx की तरह है कि नहीं? और जो y = mx, m की जगह देखो ये है। अब उसका नंबर ना देखो कि वहाँ तो m था, यहाँ 1/√3 है, इससे मतलब नहीं है।
वैसे सीधे लाइन वैसे सेम बनाना है, चाहे 1/√3 रहे, चाहे 2/√3 रहे, चाहे 4x रहे, चाहे y = 6x रहे, चाहे यहाँ m की जगह अपने जाके बैठ जाओ, तब वो चित्र वैसे ही बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, ये ऐसे, ये हमारा y = mx है, यही वाला फिगर हो गया। इसी को हमने कन्वर्ट करके ऐसे बना लिया। आप चाहो तो लिख सकते हो y = 1/√3x। आगे बात समझ में? अब दो फिगर हमने बना दिया, अब इनकी बात दोनों बन गया है। अब इनकी बात को समझो। इन्होंने कहा कि भाई वृत्त हो, देखिए एरिया खोजना है, इसमें तो बहुत सारी वृत्त, यहाँ भी है वृत्त, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह वृत्त है। लेकिन अब देखो मिलाओ, सारे जगह कहाँ पर आते हैं, तो ये वृत्त भी हो, हमारा सर्कल भी हो, और रेखा का समीकरण रेखा भी हो। इसका मतलब या तो इधर होगा या तो इधर होगा। समझ में आया? वृत्त भी हो, रेखा भी हो, x अक्ष भी हो। अब एकदम कंफर्म हो गया। देखिए ये रेखा हो जा रहा है, x अक्ष हो जा रहा है, और वृत्त का एरिया आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा। तो हमको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है भैया जी, इसी एरिया का ज्ञात करना है, इसी का। हम यहाँ पर डॉट लगा दे रहे हैं, डॉट भर दे रहे हैं तमाम पॉइंट, इसी एरिया का केवल। देखिए यही एक एरिया है जहाँ रेखा भी इसके बगल में है, सटा हुआ है इस एरिया से, वृत्त भी सटा हुआ है, x अक्ष भी सटा हुआ है। अगर इसमें आ जाओगे तो कहाँ x अक्ष यहाँ है? नहीं है। यहाँ आ जाओगे तो x अक्ष तो मिल रहा है, लेकिन हरी रेखा नहीं मिल रहा है। ऐसे आप देखोगे, यहाँ आ जाओगे तो x अक्ष क्या कहते हैं, बहुत सारी वृत्त यहाँ नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? प्रथम चतुर्थांश में एक शब्द ये है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर आएंगे तो यहाँ मिल तो जाएगा, लेकिन प्रथम चतुर्थांश का कंडीशन नहीं पूरा होगा। तो ये चीज़ ये भी देखिए, पॉइंटेड करिए, प्रथम चतुर्थांश भी होना चाहिए उसके साथ साथ। समझ में आया? अगर किसी अन्य चतुर्थांश में मिलना भी शुरू हो गया तब भी हमको केवल यही एरिया ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो यहाँ से आपके आगे के सवाल लगाने में बहुत आसान होगा अगर इसको समझोगे, धीरे धीरे आसान होता जाएगा। एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया कोर्स डिजाइन किया हुआ है। देखो भैया, सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ ये जो एरिया है, बात मत करिए, ये एरिया इसके नीचे आ रहा है। आगे बात सुनिए, यहाँ सबसे पहला काम क्या करिए, एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रा करना पड़ेगा। अक्सर जहाँ जो चित्र लड़ते हैं, टकराते, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ परपेंडिकुलर लाइन एक लंबवत रेखा क्या करिए, खींच लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? आगे के सवाल में भी हम ऐसा जारी रखेंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से जब ऐसे आप एक रेखा खींचोगे, सीधी रेखा, मन का इसका नाम लिख दीजिए। तो ये देखिए, ये जो त्रिभुजवा है, यहाँ त्रिभुज देखिए बन रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये रेखा के नीचे है। किसके नीचे है? किस रेखा के? y = 1/√3x, इसके नीचे है। तो इतने एरिया का क्षेत्रफल आप इसके द्वारा ज्ञात करोगे। समझ में आया? वो वृत्त के अंतर्गत नहीं है, वृत्त के अंतर्गत तो कुल है, लेकिन ये जस्ट रेखा के अंतर्गत है। तो आप उसको रेखा के अंतर्गत मानकर इतने का एरिया हम किससे ज्ञात करेंगे? इससे y = 1/√3x। बात समझ में आया? अभी इधर देखो, इधर का जो ज्ञात करना है बालक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर का जो ज्ञात करना है, ये देखिए सर्किल के अंदर आ रहा है। ये सर्किल के, इसके ये रेखा के नीचे नहीं आएगा। इसको जब सही से खींचे हो, देखो दिखाई भी दे रहा है, इस सर्कल से सटा हुआ है, सर्कल के अंदर आ रहा है। तो इस सर्कल के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। समझ में आया? ये क्षेत्रफलवा हम रेखा के द्वारा ज्ञात करेंगे, ये क्षेत्रफल हम सर्कल के द्वारा ज्ञात करेंगे। और x अक्ष को आधार मानकर हम कर रहे हैं। x अक्ष पर है, y अक्ष पर कहाँ, माने पट्टी x अक्ष को मानकर करो। और जब पट्टी x अक्ष को मानकर करते हैं तो वहाँ पट्टी बनाओ चाहे ना बनाओ, y × dx लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अगर हम इनका नाम लिख दें, 1 मिनट के लिए O हो गया, इसका नाम A लिख दें, इसका नाम क्या लिख दें? B, इसका नाम क्या लिख दिए? C। तो देखिए ABC जो है ये रेखा के अंतर्गत है, तो उसमें y जो लिया जाएगा वो रेखा का लिया जाएगा। और एक इसके अंदर आ रहा है, ये इसके बाद ये रेखा का एरिया हो गया, रेखा का एरिया खत्म हो गया, तो ये किसका बचा? सर्किल का ही तो बचा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ एक चीज़ और है, हमको क्या चाहिए? लिमिट चाहिए। क्या चाहिए? कि कहाँ से कहाँ तक फैला है।
तो देखो रेखवा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, आगे बात समझ में। और सर्कल चाहो यहाँ से यहाँ कर लो, आया बात समझ में। सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, लंब यहीं तक लिए है ना, तो बहुत बढ़िया। तो इस पॉइंट का निर्देशांक आना चाहिए। और आपको हम पीछे बताए हैं, रैखिक प्रोग्रामर में बताए हैं, बहुत जगह बताते आए हैं, जब दो फिगर कहीं पर लड़ें तो उन दोनों समीकरणों को लेकर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो इस वृत्त का समीकरण तो ए है कि नहीं है, और रेखा का समीकरण y इक्वल टू 1/√3x चाहे लिख लो चाहे ए रख लो। बात समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट है लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण फर्स्ट में क्या लिखिए, x/√3y भर दीजिए, x इक्वल टू क्या भर देंगे √3y, कुल y के पद में आ जाएगा, कुल वैयाहीन आई, कुल y का मान निकाल लो। समझ में आया। x इक्वल टू √3y रखने पर रख दीजिए, यही चीज़ तो ये भी है। तो भैया जब यहाँ पर रखोगे तो √3 का जब वर्ग करोगे तो 3, और y का वर्ग करोगे y² प्लस y² इक्वल टू कितना हो गया 4, तो 4y² हुआ ना, और इक्वल टू 4, y² इक्वल टू 1, कट जाएगा 1 नहीं आएगा, और y इक्वल टू 1। हालांकि y का मान +-1 होगा, लेकिन प्लस ही लेंगे क्योंकि हमको प्रथम चतुर्थांश से मतलब है। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होते हैं, तो ऋण की यहाँ कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आया। तो y इक्वल टू यहाँ +-1 दोनों होगा, हम प्लस को ही तवज्जो देंगे क्योंकि हमारा किस चतुर्थांश में है। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया, y का मान वहीं पुट कर दिया, सॉरी क्या कहते हैं, y का मान यहाँ पर रख दीजिए, कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख दीजिए, तो x का मान आ जाएगा कि नहीं, y का मान इसी में रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y इक्वल टू, अतः ऐसे लिख दो, अब इतना समझ होना चाहिए, x इक्वल टू √3 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल टू √3, तो अतः इंटरसेक्शन पॉइंट जो प्रच्छेदन बिंदु आएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, प्रच्छेदन बिंदु भैया a है, इस समय क्या है, a का निर्देशांक क्या है, x, y होता है, तो √3, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा √3, 1। अब देखिए इसके क्षेत्रफल को आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यही जो पूरा कलर है इतने का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से जब लंब डाल दिए तो ये एरिया किसके नीचे आया, रेखा के नीचे। तो ऐसे लिखोगे अतः क्षेत्रफल, अब देखो ध्यान से, अतः a इक्वल टू, अच्छा इसका निर्देशांक तो आप जानते हैं 0, जब x अक्ष को बेस मान रहे हो तो x बराबर यहाँ भी लोगे, x अक्ष को x इक्वल टू यहाँ लोगे, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात करो, किसके नीचे आ रहा है, इस रेखा के नीचे। तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे देखो 0 to, ऐसे देखो a अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक 0 to √3 यहाँ तक फैला है ना, आगे बात सुनिए। और y dx होगा, लेकिन ये y किसका लिया जाएगा, इनका नहीं लिया जाएगा, ये रेखा वाला y लिया जाएगा। तो यही हम बगल में लिख दे रहे हैं रेखा, क्या लिख रहे हैं, माने y जो लेना है वो रेखा वाले समीकरण से निकाल कर लेना है। बात समझ में आया। अब प्लस, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त आया है जिसके अंदर ये क्षेत्रफल आ रहा है, तो यहाँ x a है, अच्छा ये कितना है, 2 है, 2 नहीं है भाई, क्षेत्रफल के त्रिज्या क्या लिखा, 2 नहीं है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 2, 0 नहीं होगा, तो ये भी तो x हुआ, ये भी x हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, देखो कम है, 1.73 होते हैं, 2 होता है, ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे √3 से 2 तक, और y dx लिखेंगे, ये किसका रहेगा, वृत्त का समीकरण से, मतलब यहाँ जो y का मान रखा जाएगा वृत्त के समीकरण से, वृत्त का लिखा जाएगा। अब इसके आगे आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब आप देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं, √3y, y का मान देख लीजिए, रेखा वाला y निकालिए, क्या निकाल के बैठे हैं, यहाँ रेखा लिखे नहीं है, y बराबर 1/√3x, आगे बात समझ में, और dx और प्लस। अब यहाँ देखिए √3 to 2, और y का मान कहाँ से लोगे, यहाँ से निकालोगे बालक, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखिए y का मान यहाँ निकाल लीजिए,
वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस, समझ में आ गया। तो लिखेंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा देखने में परेशानी हो रहा हो, अगर हो रहा होगा टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको खूब बढ़िया से आ जाएगा। ये भी हो रहा होगा कि अच्छे से समझ में भी आ रहा है, लग रहा है समझ में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया कि नहीं। ये समाकलन के अनुप्रयोग है ना, कोई ढंग से समझाता है, और जब समझाता नहीं समझ में कहाँ से आएगा। और अच्छे से हम थोड़ा सा बहुत आराम से बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर तेज़ बताएंगे तो अइबो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे बहुत लोगों की बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत होती है, उनसे कुछ नहीं होता, कभी भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर 1/√3 को बाहर कर लेते हैं और इनका समाकलन कर लेते हैं। x का समाकलन आप सब लोग जानते हैं, x²/2, तो x²/2, और यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ √3 हो गया। बात समझ में आ गया। और इसका देखिए, इनका समाकलन भी आप कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र लिखा था a² माइनस x², इस बार लिखेंगे नहीं, ठीक। और हाँ, तो 1/2 हो जाता है। इसको बॉक्स ब्रैकेट में लिखिए, पूरा बॉक्स ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि निश्चित समाकलन है ना, और इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं, वहाँ तक होने दे रहे हैं। तो 1/2 x, फिर हमने बताया यही चीज़ लिखो, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 1/2 a², a की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। फिर साइन इनवर्स x/a माने x/2, और ऐसे बंद करके लिमिट आप लगा देते हैं 2/√3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए भैया, ये बहुत आसान है। देखिए वीडियो में नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, या ऊपर इरेज कर दें, इरेज कर दें, क्या करना है, आ रहा है। तो देखिए अच्छा 1/2 को किनारे कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यही चीज़ होगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, 1/2 तो किनारे हो गया ना। अब इसको x² की तरह देखिए, क्या देखिए x², चलो x² लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगली लाइन तो बढ़नी है। अब यहाँ पर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बार अपर लिमिट लगा लेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। अब माइनस जब लगाओगे तो अंदर का ए भी माइनस हो जाएगा। आप इंटरमीडिएट में हो, ये चीज़ समझते होंगे। तो यहाँ पर जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पद क्या हो जाएगा, यहाँ कहाँ कर रखने जा रहे हो, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर कट जाए, 0 हो जाए, कुल 0 बना देगा। नहीं आया समझ में। और ई दुई से ई दुई काट दीजिए, बगड़ दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ 2 बचाना है। अब देखो 2 रखोगे तो साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब इसको रखने चल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगाओगे तो 1/2, और x की जगह क्या लिखेंगे √3। अच्छा यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। 4 में से 3 गया 1, अंडर के अंदर 1 आया, उसका कोई मतलब निकला, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए उसको। अब फिर ये प्लस है तो क्या लिखने वाले हैं माइनस, और 2 है तो 2 रहने दो। ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 नहीं हो जाएगा, x की जगह पर रख दोगे। अब यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन की ज़रूरत और है, और हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। फिगर मिटा दें क्या, इसी को मिटा दे रहे हैं, ठीक। फिगर में मिटा दें, इसको नोट कर चुके हैं कि नहीं किए हैं, हो गया है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको देखिए। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देखो, यहाँ पर 1/2√3 ए हो गया ना। और 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 3। देखो आप लोग इंटरमीडिएट में हम बार बार कह रहे हैं कि √3 रखोगे तो उसका स्क्वायर 3 आएगा, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट लिखोगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब प्लस यहाँ पर फिर देखिए, अच्छा साइन इनवर्स 1 है भैया, यहाँ पर देखो क्या है, साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स यहाँ साइन π/2 लिखोगे, साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा π/2, मतलब 2 × π/2, 2 × π/2। डायरेक्ट पाई लिख दें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, तो डायरेक्ट पाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3/2। अब भी कोई दिक्कत? अब यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ -2 इंटू, अब देखिए साइन इनवर्स है, साइन कितने डिग्री का मान 60, π/3। तो साइन यहाँ π/3 लिखोगे तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, मतलब 2 इंटू π/3 होगा, 2 इंटू π/3 मान रख कर देख लीजिएगा। तो 2 यही लिखे हैं इंटू π/3। कोई दिक्कत? अब एक लाइन और लिखते हैं, इसको देखिए 1/2 अंडर रूट 3 और गुणे 3 हो गया। और देखिए माइनस अंडर रूट 3 को इधर 3/2 को इधर ले आए और प्लस पाई -2 π/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बहुत है, कुछ दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 3 से 3 को काटोगे, 3 को अंडर रूट 3 से काटोगे तो ऊपर क्या बचेगा? अंडर रूट 3/2 और माइनस अंडर रूट 3/2। आ गया बात समझ में? अब बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है। और 3 पाई से ऐसे गुणा करोगे, 3 पाई में से 2 पाई गया, π/3 कितना हो जाएगा? अब अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 गण दो, काट दो इनको, ठीक, π/3 वर्ग इकाई। कितना आंसर आ रहा है? कोई दिक्कत? हमको लगता है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन जब आप समझना शुरू कर देंगे फिर कोई क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। बस यही समझना है कि यहाँ पर एरिया नहीं समझ में आ रहा था भाई, ए भी तो फिगर दिया है और ए भी दिया है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करें वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया कीजिए, अलग अलग भागों में बांट कर फिर ऐड कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे आगे भी जारी रहेगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो भी इतना और आप लोगों का क्लास भी इतना। आप लोग भी पढ़िए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं देखते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। बहुत जल्दी जल्दी में समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने की कोशिश ना करिए, नहीं तो अदरवाइज अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जय हिंद। चलिए।